वो मैया जो सम्मान योजना है उनके हाथ में जो पैसा जा रहा है वो जाके विदेश तो खर्चा करेंगे नहीं, करेंगे झारखंड में ही ना। तो घूम फिर के पैसा किसकी इकोनॉमी में रहेगा? झारखंड की इकोनॉमी में रहेगा। युवाओं की शिकायत है कि हेमंत सोरेन ने हमारे लिए कुछ काम नहीं किया है, महिलाओं के लिए तो बहुत काम कर दिया है। मेरी भी यही शिकायत है, मैं बिल्कुल उनके साथ हूँ। युवाओं के साथ हैं आप? बिल्कुल, सवाल ही नहीं उठता कि और कहीं जाएंगे, बिल्कुल उनके साथ। आप सरकार में भी हैं तो आपकी बात होती होगी ना मुख्यमंत्री साहब से कि क्यों नहीं हो पा रहा है, क्या कारण है? हाँ, बहुत सारी बातें होती हैं, सब बातें आपको बोल देंगे तो सरकार ने नहीं चुनकर बनाया। मैं सरकार की प्रतिनिधि नहीं हूँ, मैं जनता की प्रतिनिधि हूँ। पहले हर बार वीआईपी कल्चर में आपको किसी नेता को पकड़ के नहीं जाना, आप सीधा आ सकते हैं। 4 बार प्रश्न करने के बाद, विधानसभा में लड़ने के बाद, कैबिनेट में मंत्रियों के सामने लड़ने के बाद, और आज ये कॉलेज हमको मिल गया है। यहाँ का थाना 100 साल का पुराना, यहाँ एक पिक्चर हॉल है वो 100 साल पुराना, यहाँ एक मंदिर है वो 130 साल पुराना, लक्ष्मी नारायण मंदिर। अभी हमारे साथ झरिया से कांग्रेस विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह मौजूद है बातचीत के लिए। और आज झरिया वासियों के लिए बहुत ही ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि झरिया के युवाओं के लिए, झरिया के आम जनमानस के लिए मैडम ने जो कर दिया है वो शायद कोई सपने में भी नहीं सोच सकता था। मैडम, भोकाल टीवी में आपका स्वागत है। आज झरिया वासियों के लिए, जी धन्यवाद। झरिया वासियों के लिए जो आपने किया है, इसके पीछे की कहानी क्या है? क्योंकि अपने ही विधायक से, अपने ही लोगों से लड़ के आप जो है आरपीएस कॉलेज की वापसी करवाई है, इस पे क्या कहना चाहेंगे? इस कॉलेज का इतिहास जो है मैं आपको शुरू करती हूँ। ये 1952 में ये कॉलेज बना और जहाँ से हमने ये यात्रा शुरू की, ये उसका पुराना भवन था। और 2017 में इस कॉलेज को अग्नि प्रभावित बोलकर कि भाई वहाँ आग लगी हुई है, एक्सीडेंट हो जाएगा और ये हो जाएगा और वो हो जाएगा, रातों रात कॉलेज को हटा दिया जाता है। सबसे पहला प्रश्न ये था कि जब आप हटा रहे थे, अग्नि प्रभावित क्षेत्र है झरिया, आज से तो नहीं, मुझे लगता है 1930 में पहली घटना हुई थी, तब से लोगों को पता था। लेकिन बन रही झारखंड होने के बावजूद, अलग होने के बाद भी, जब बिहार था, किसी ने नहीं सोचा। और जो यहाँ के बैठे हुए लोग थे उन लोगों ने भी इसके बारे में नहीं सोचा, कभी किसी को नहीं बोला, और रातों रात इस कॉलेज को उठाकर हटा दिया जाता है सितंबर 2017 में। उसके बाद बच्चों ने आंदोलन किया, उनको जेल में डाला जाता है। कॉलेज को दूसरी विधानसभा में, एक हाई स्कूल की बिल्डिंग में बिल्कुल कोने में फेंक दिया जाता है। और आपको बताती हूँ 8000 बच्चों की स्ट्रेंथ थी और 8000 से घटकर वो आज 4000 हो गई है। और बीएड का बहुत अच्छा कॉलेज था, सारे संकाय यहाँ चलते थे, चाहे वो साइंस हो, कॉमर्स हो। और यहाँ के बहुत एक्सपीरियंस टीचर्स जो पढ़ते थे, आप, मुझे तो जानकर बड़ी हैरानी हुई कि यहाँ के लोग नासा में भी काम कर चुके हैं, आज यूएस में हैं। और ऐसे कॉलेज के साथ ऐसा दुर्व्यवहार हुआ और कोई रोक नहीं सका उसको। तो डबल इंजन की सरकार थी, वो लोग भी नहीं रोक पाए। और शिक्षा के साथ ऐसा व्यवहार होना नहीं चाहिए। मुझे लगता है आपको करना चाहिए था तो आप पहले बना देते। तो 2019 में जब जनता जनार्दन ने एक निर्णय लिया मेरे पक्ष में, तो सबसे पहले मेरा मैनिफेस्टो, मेरा एजेंडा में ये था कि मुझे इस कॉलेज को वापस लाना है किसी भी कीमत पर। कोरोना 1.5-2 साल हम इधर उधर करते रह गए और कॉलेज के साथ साथ झरिया में कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। आप कॉलेज का बात आज हम कर रहे हैं, सड़कें यहाँ ढंग की नहीं थी, जलापूर्ति का कुछ अता पता नहीं था। जो जलापूर्ति थी वो भी, और जो नई शुरू होने वाली थी उसके बारे में भी किसी को कुछ नहीं अता पता था। साथ ही अस्पताल नहीं था। अब आप सोचिए कि 5 लाख की आबादी क्या करती होगी, 5 लाख की आबादी जाती होगी तो कहाँ जाएगी? तो मेरे पास थाने में महिलाएं जब जाती थी तो थाने में उनके पास बैठने की जगह नहीं होती थी। पुराना जर्जर, आप झरिया थाना, झरिया को मैं बार बार धरोहर बोलती हूँ, यहाँ का थाना 100 साल का पुराना, यहाँ एक पिक्चर हॉल है वो 100 साल पुराना, यहाँ एक मंदिर है वो 130 साल पुराना, लक्ष्मी नारायण मंदिर, यहाँ एक फोटो स्टूडियो है जो परिवार लगातार 5 जनरेशन से यहाँ करता आ रहा है, वो 100 साल पुराना हो गया, वो परिवार का 5वां जनरेशन है। और ऐसी जगह को, ऐसी धरोहर को, जहाँ से धनबाद की उत्पत्ति हुई, जब आप धनबाद और कोयले की बात करेंगे तो झरिया के बिना वो अधूरा है। तो उसके साथ ऐसा दुर्व्यवहार कि बार बार अग्नि प्रभावित है, काम नहीं हो सकता, तुम लोग क्या है। और एक मैंने बोला ना कि कामधेनु की तरह रखा गया कि बस देते जाओ हमको, तुमको लेना कुछ नहीं है। तो ये प्रण के साथ आई कि ये उम्मीद दूंगी आपको कि काम हो सकता है। निर्णय लेना आपके हाथ में है, लेकिन ये उम्मीद मैं आपको दूंगी। हर तरीके से मैं हर वो प्रयास करूंगी जो आप तक पहुंचे और आपको मिले सुविधाएं, क्योंकि यहाँ के लोग सुविधाओं के, ना वो सरकारी सुविधाओं के बारे में जानते थे, ना वो अपने द्वारा किसी का प्रयास किया हुआ किसी सुविधा के बारे में जानते थे। और सिस्टम में एक पारदर्शिता लाई हमने, आसान किया उसको कि हर बार वीआईपी कल्चर में आपको किसी नेता को पकड़ के नहीं जाना, आप सीधा आ सकते हो, ये प्रयास किया। और आज 4 साल बाद जब हम इतना प्रयास सब कुछ कर रहे थे, उसमें आरएसपी की लड़ाई लगातार चल रही थी। कैबिनेट में आने के पहले फाइल भेजी जा रही थी, लौटाई जा रही थी, भेजी जा रही थी, लौटाई जा रही थी। और 4 बार प्रश्न करने के बाद, विधानसभा में लड़ने के बाद, कैबिनेट में मंत्रियों के सामने लड़ने के बाद, और आज ये कॉलेज हमको मिल गया है। और एक बड़ी राशि
जो है वो 67 करोड़ की स्वीकृत हुई है। स्टेट ऑफ द आर्ट कैंपस इसका बनेगा इसी जगह पे बनेगा मैम? बिल्कुल इसी जगह पे बनेगा। आप यहाँ पर अगर ये हब देखेंगे, अगर आप सुबह आते तो मैं आपको दिखाती कि यहाँ पे बहुत सारे प्रतिष्ठित स्कूल हैं जो पहले से हैं, और ये पूरा एरिया जो है यहाँ पर बनने से एक फ़ायदा है कि आप NH से जुड़े हुए हैं, साथ में ये चंदन, क्यारी, सिंदरी और झरिया, धनबाद, पुटकी जो ये इन एरियाज़ को जो है ये केटर करेगा, क्योंकि स्टेट ऑफ द आर्ट होगा, यहाँ पे सीटें ज़्यादा होंगी और यहाँ के फैकल्टी बहुत एक्सपीरियंस्ड है। तो ये फ़ायदा जो है मैं यहाँ दे पाऊँगी। और ये हमारा झरिया जो जाना कि आज उजड़ जाएगा कि कल उजड़ जाएगा, ये एक एजुकेशन हब बन जाएगा, तो इसकी मुझे बहुत खुशी है। जी मैम, झरिया की बात करें तो ये कोयला के नाम से जाना जाता है। ज़मीन के नीचे धकधकाती हुई कोयला है और पानी की सबसे बड़ी समस्या है झरिया में। तो ये समस्या दूर हो पाई है आपके कार्यकाल में अभी तक? देखिए, 2 तरीके से हमने प्रयास किया। एक तो पहले कुछ नहीं किया लोगों ने, तो जो प्रोजेक्ट मिला उसको हमको कैसे काम शुरू करवाना था, क्योंकि घनी आबादी में काम करवा पाना अपने आप में एक चैलेंज होता है। आज उनके यहाँ सड़क खुदी तो वो हमको फ़ोन करते हैं, मैडम हमारा क्या होगा, हम कहाँ जाएं। कल उनके यहाँ पाइपलाइन बन रहा था, फिर कंपनी को पेमेंट नहीं हो रहा है, कंपनी कह रही है कि हमारी फ़ाइल को लटका दिया जाता है। इन सारी चीज़ों के बावजूद हमने 70% काम ये किया है। साथ ही जो एग्जिस्टिंग था, जो पुराना प्लांट है, उसमें लगातार हमने ये प्रयास किया। पहले इतना सिस्टम ख़राब था यहाँ पर कि आप विश्वास नहीं करेंगे कि अधिकारी जो माडा से पानी सप्लाई होता है यहाँ पर, माडा के जो काम करने वाले लोग हैं, वो उनका जब मन करता था तब वो जो है हड़ताल पे बैठ जाते थे, और वो हड़ताल पे उनके बैठने का कारण यह था कि उनका पेमेंट डिले होता था। तो सबसे पहले हमने कहा हम इस समस्या से जो है निपटेंगे। कैबिनेट में ये स्वीकृत हुआ, इनके साथ बातचीत हुई, और इनके साथ एक और समस्या थी कि इनको कहा गया कि अगर मर्जर के लिए आप तैयार हैं, कि आप जाना चाहते हैं नगर निगम में, तो ये तैयार नहीं थे। तो हमने उस बात को हटाकर हमने कहा कि ठीक है, हम पेमेंट करवाएंगे। इतना दिनों का जो बैकलॉग है एक साथ तो नहीं हो सकता, लेकिन हम किश्त में उसको बंधवा देते हैं, लेकिन आप हड़ताल मत कीजिएगा इसको। दूसरा, अगर कोई किसी भी तरीके से जो है गलत तरीके से पानी और बिजली अफेक्ट करने का कोशिश करेगा, मेरे विपक्षियों ने किया, मैं आपको बताती हूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है ये। बड़ा बड़ा अखबार में छपा था कि बार बार ये होता है कि पानी बिजली जो है पानी जो है वो रोक दिया जाता है, कभी पाइप वो हो जाए, कभी कुछ हो जाए। हमने कहा अभी तो सब कुछ ठीक है, बिजली के लिए भी हम सब प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ये कि वहाँ लगातार मिले तो ये पानी बंद क्यों हो जा रहा है। और जब हमने वहाँ का इंस्पेक्शन किया तो आप विश्वास करेंगे कि 18 इंची पाइप में, 18 और 24 इंची पाइप में इन्होंने बोरा भर के उसमें लकड़ी और क्या क्या डाला था, ताकि जनता को पानी ना मिले और उनमें एक रोष पैदा हो जो विधायक है उसके खिलाफ। आपके विरोधी लोग ऐसा कर रहे हैं? ऐसा किया उन्होंने, लेकिन वो भी फेल हो गया। उसके बाद एक चैलेंज हमारे पास आया कि भाई एक बात बताइए, हमारा जो प्लांट है, मैं जब जाती हूँ वहाँ तो एक बहाना मिलता है कि बिजली नहीं आ रही है इसलिए प्लांट में पानी नहीं चल रहा। हमने कहा तो इतनी ज़रूरी पानी की है, इसको आप 24 घंटे बिजली वाला फीडर क्यों नहीं देते हैं। हमने DMFT से मैंने 2.5 करोड़ रुपए दिलवाए, और अब 24 घंटे जो है हमारे पास उसका जो है फीडर है, जिससे प्लांट को और कहीं बिजली रहे ना रहे, प्लांट को बिजली मिलेगी, वहाँ पानी स्टोर होगा और पानी आएगा। उसके बावजूद देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर चूँकि बहुत पुराना है, कभी पाइप फट जाता है, उस पर हमारी लगातार नज़र रहती है कि हम जल्दी से जल्दी करें। साथ में हमने पानी के टैंकर्स चलवाए। जब मैं चुनाव में आई थी, मैं आपको बताती हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग, पहला दिन मतलब उस समय टिकट का नहीं पता था, लड़ेंगे या नहीं पता था, घर में एक डिसीजन लिया हमने, और जब मैं पहली बार घर से निकली तो हमने एक टैंकर लॉन्च किया। तो उस दिन सब लोग बोले कि अरे क्या है ये, तो हम जानते हैं, अभी दिखा रही हैं, चुनाव के बाद बंद हो जाएगा। लेकिन 6 वर्ष जो है उस दिन से लेके आज 5 वर्ष से ज़्यादा हो गए हैं। 8 अगस्त 2019 की ये बात है, और लगातार तब से वो टैंकर चल रहा है, और लगातार निःशुल्क पानी हम देते हैं, शादी हो, श्राद्ध हो। तो एक जो काम बड़ा जलापूर्ति का हो रहा है, उसके साथ साथ जो हमारे पास ऑलरेडी है उस सिस्टम को हम कैसे बचाए रखें, ताकि जब तक नया शुरू ना हो जाए पुराना वाला काम दे हमें। इस पे हमने बहुत जो है चैलेंज था हमारे लिए। मैम, एक सवाल और है कि आप 2019 में पहली बार विधायक बनी, तो आपके मैनिफेस्टो में भी था ये RPS महाविद्यालय के बारे में, RSP माफ़ कीजिएगा, RSP महाविद्यालय के बारे में जिक्र था कि उसको हम वापस लेकर आएंगे। बहुत सारे लोग विधायक बनते हैं, पहली बार जब विधायक बनते हैं तो उनके मन में ये ख्याल होता है कि कैसे जो है हम अपना बैंक बैलेंस बनाएं। तो आपके मन में ये कैसे ख्याल आया कि यहाँ के लोगों के लिए हम काम करें, यहाँ के लोगों के लिए शिक्षा पर काम करें, जो यहाँ स्वास्थ्य पे काम करें, या जो पानी की समस्या झरिया में उस पर काम करें? ये बहुत ही बड़ा सवाल है मैम। देखिए, आपने बोला ना जैसे कुछ लोग बनते हैं तो बैंक बैलेंस कैसे बढ़ाएं, आपके सामने तो एग्जांपल मेरा था कि हम झरिया का बैलेंस कैसे बढ़ाएं। मेरे पास टारगेट ये था कि हम झरिया का बैलेंस कैसे बढ़ाएं, एक वही काम था। और देखिए, मैं नॉन पॉलिटिकल बैकग्राउंड से आती हूँ,
मेरी शादी ज़रूर हुई यहाँ पर, लेकिन मेरा पॉलिटिक्स में बहुत इंटरेस्ट नहीं था। तो मैं हर वो काम जो मुझे मिलता है ना, मुझे लगता है मेरा टारगेट है, मुझे इसे पूरा करना ही करना है, कोई भी आ जाए एक समस्या को लेके। और बड़ी खुशी होती है, सरकारी विभाग के जितने लोग हैं वो लगातार मेरे पास आते हैं अपनी समस्याओं को इस उम्मीद के साथ लेके कि हम बहुत लेकर जाएंगे आगे तक, हम मुख्यमंत्री तक इस बात को रखेंगे और लड़ेंगे। और लोगों को ये विश्वास है कि अगर उनके सही के लिए मैं किसी से भी लड़ जाऊंगी। और कई बार आपने देखा होगा कि अपनी सरकार के खिलाफ मैंने बोल दिया है, बिल्कुल आपने, क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे सरकार ने नहीं चुनकर बनाया। मैं सरकार की प्रतिनिधि नहीं हूँ, मैं जनता की प्रतिनिधि हूँ। पहले सरकार की बात में हूँ, पहले मैं जनता की प्रतिनिधि हूँ। पहले इनकी बात होगी, फिर सरकार की बात होगी। जी, एक सवाल और, अभी आपकी सरकार लेकर आई है मैया सम्मान योजना, जिसको लेकर आप लोग काफ़ी उत्साहित हैं, हेमंत सोरेन जी काफ़ी उत्साहित हैं, लेकिन विपक्ष के लोग इस पर सवाल उठा रहे हैं कि ये चुनाव के समय क्यों, चुनाव से 3-4 महीने पहले क्यों, ये 4 साल 5 साल पहले क्यों नहीं, जब सरकार बनी थी तो क्यों नहीं? मध्य प्रदेश में कितना दिन पहले हुआ था? महाराष्ट्र में कितना दिन पहले हुआ? महाराष्ट्र में तो अभी 30 तारीख तक चल रहा था उनका, हमारा तो पहले हो गया। तो देखिए, दोनों तरफ से प्रश्न करना चाहिए और मुझे लगता है ये एक बहुत बेहतरीन प्रयास है। देखिए, झारखंड के जो लोग हैं ना, आप तो सब जगह घूमते होंगे, झारखंड के या तो लोग बहुत अमीर हैं या लोग बहुत गरीब हैं, बहुत गरीब हैं। उनका मतलब, मैं समिति में घूमी हूँ, मैं लगभग अब कह लीजिए तो 24 जिले जा चुकी हूँ मुझे, और मैंने जो देखा अपनी आंखों से, या तो लोगों के पास बहुत पैसा है या लोगों के पास पैसा नहीं है, बीच का कुछ नहीं, बीच में नौकरी वाले हैं, बीच में और कोई नहीं है। तो एक ये प्रयास है जहां आप जो है लोगों के हाथ में परचेजिंग पावर दे रहे हैं। देखिए, जब तक उनके हाथ में क्रय शक्ति नहीं होगी, 10 पैसा खर्चा नहीं करेंगे, आपकी इकोनॉमी भी नहीं बेहतर होने वाली है। वो मैया जो सम्मान योजना है, उनके हाथ में जो पैसा जा रहा है, वो जाके विदेश तो खर्चा करेंगे नहीं, करेंगे झारखंड में ही ना। तो घूम फिर के पैसा किसकी इकोनॉमी में रहेगा? झारखंड की इकोनॉमी में रहेगा। यहाँ तो पैसे वाले लोग पैसा कमाते हैं और कहाँ जाके खर्चा करते हैं? कलकत्ता चले जाएंगे, दिल्ली चले जाएंगे, विदेश चले जाएंगे। लेकिन ये बेचारे गरीब लोग को पैसा यहीं से मिल रहा है, सरकार पैसा दे रही है और यहीं खर्चा करेंगे। इसमें क्यों प्रॉब्लम है लोगों को? और उनकी परचेसिंग पावर बढ़ रही है। छोटी छोटी चीज़ों के लिए महिलाओं को जो है आश्रित नहीं होना पड़ेगा, ये एक अच्छी बात है। मैम, झरिया के लिए आपने बहुत काम किया है, आपका काम दिख रहा है, हम लोग भी देख रहे हैं। लेकिन अब झरिया से थोड़ा सा हट के चलते हैं, क्योंकि आप झारखंड सरकार में है और युवाओं की शिकायत है कि हेमंत सोरेन ने हमारे लिए कुछ काम नहीं किया है, महिलाओं के लिए तो बहुत काम कर दिया है। मेरी भी यही शिकायत है, मैं बिल्कुल उनके साथ हूँ। युवाओं के साथ हैं आप? बिल्कुल, सवाल ही नहीं उठता कि और कहीं जाएंगे, बिल्कुल उनके साथ हूँ। और ये मेरी भी शिकायत है, हम लगातार जब भी बैठते हैं हम बोलते हैं कि थोड़ा जल्दी करना चाहिए, थोड़ा और निकालना चाहिए, हमको वैकेंसीज और निकालनी चाहिए। क्योंकि मैंने बोला ना कि झारखंड जैसे गरीब प्रदेश में, मैं गरीब बोलते मुझे बुरा लगता है, क्योंकि सच में इतना अमीर प्रदेश है ना, ये अकेले इकोनॉमी चला सकता है ना जाने कितने प्रदेशों की। इसकी जीडीपी पता नहीं 9वें नंबर पे हैं हम, मुझे पता है जो जीडीपी में हमारा कंट्रीब्यूशन है वो 9वें नंबर पे है, सबसे ऊपर में महाराष्ट्र है, लेकिन हमें नंबर 1 पे होना चाहिए था। आप धनबाद को ही देख लीजिए ना, धनबाद जो है, धनबाद का जो रेल रेवेन्यू है आज वो पूरे देश में सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। तो इन सब के बावजूद जो है, अगर झारखंड इतना पिछड़ा हुआ है, और वो कैसे ठीक होगा? हमारे युवाओं को तो मिलना चाहिए कुछ, उनको हाथ में नौकरी मिलेगी ना तो उनके घर भी तो बेहतर हो जाएंगे ना। आप सरकार में भी हैं तो आपकी बात होती होगी ना मुख्यमंत्री साहब से कि क्यों नहीं हो पा रहा है, क्या कारण है? हाँ, बहुत सारी बातें होती हैं, सब बातें आपको बोल देंगे तो कैसे? जी, तो आज शुक्रिया मैम।